नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट हल करेंगे जिसमें 2024 का पूछा गया सेट 1 रहेगा 347 जीए। और ये प्रयास रहेगा पूरा कि एक या दो पेपर के तहत हम लोग ये प्रयास करेंगे कि पूरा सिलेबस कवर किया जाए और साथ ही साथ जिस टॉपिक को हम लोग टच करेंगे उस टॉपिक से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और कितने प्रकार के प्रश्न बने हैं उन सभी टॉपिकों पर डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एफ आई है, ठीक है। तो एफ आई है, इसमें ऑप्शन दिया गया है एस ब्लैक तत्व, पी ब्लैक तत्व, डी ब्लैक तत्व, एफ ब्लैक तत्व। तो अगर यहाँ पर डी ब्लैक तत्व और एफ ब्लैक तत्व की बात किया जाए यहाँ पर, तो ये देखिए इसमें तो कन्फर्म है कि एफ आई जो होता है डी ब्लैक एलिमेंट है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर डी ब्लैक एलिमेंट जब बात आ गई तो डी ब्लैक से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये बनता है कि डी ब्लैक तत्व किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझा दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे एफ आई है, एफ आई क्रमांक कितना होता है 26, ठीक। इसमें कैसे बढ़ते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। कुल कितना इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास है 26 तो हैं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26। अब देखिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किसमें प्रवेश किया है डी कोष में। तो जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं डी ब्लैक तत्व, ठीक है। और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में प्रवेश करेंगे उनको हम बोलेंगे एफ ब्लैक तत्व, ठीक है। तो इतना आपको डिस्कस नहीं करना है, बस इतना जानना है कि जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं डी ब्लैक तत्व कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग हैं कि डी ब्लैक तत्व की विशेषताएं इसमें कि और क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इनके डी उपकोष जो होते हैं आंशिक रूप से भरे होते हैं, माने पूरा पूरा भरे नहीं रहते हैं। और अपूर्ण डी उपकोष होने के कारण, यानी कि जिनका डी उपकोष जो होता है वो अपूर्ण होता है और अपूर्ण होने के कारण ही इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। तो पेपर में प्रश्न ऐसे ही बनता है कि डी ब्लैक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो सीधा इसका उत्तर हो जाएगा कि इनके डी उपकोष अपूर्ण होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब देखिए इनको बांटा गया है कुल मिलाकर 3 श्रेणियों में। 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी है, 5D श्रेणी है। जो 3D श्रेणी होती है इसको हम कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, 4D श्रेणी को हम बोलते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी और 5D श्रेणी को हम बोलते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी। जो 3D श्रेणी है इसमें स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक तत्व आते हैं, ठीक। और 4D श्रेणी में कभी कभी प्रश्न ऐसे आता है कि आपसे पूछा जाए कौन 3D श्रेणी का सदस्य है और आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो ऑप्शन में आपको कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं है। अगर 21 से 30 दिया रहेगा उसमें नंबर, अगर 21 से 30 तक है तो किस में आएगा 3D श्रेणी में आएगा। जो 4D श्रेणी होता है ये ट्रियम 39 से लेकर ये कैडमियम 48 तक होता है। तो अगर ऐसा दिखाई दे कि अगर आप पूछते कि निम्न में से कौन सा 4D श्रेणी का सदस्य है और आपको मिलता है 39 से 48 के बीच में, तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। 5D श्रेणी यहाँ पर पूछा गया है। तो 5D श्रेणी में क्या है, लेंथनम के बाद हाफनियम 72 से लेकर के मरकरी 80 तक जो एलिमेंट आते हैं वो 5D श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो 72 से 80 के बीच में जो भी एलिमेंट रहेंगे, जो भी क्रमांक रहेगा वो किसका रहेगा 5D श्रेणी का रहेगा। अब यहाँ पर हमने कुछ और पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं डी ब्लैक तत्व होते हैं उन सबके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं उच्च होते हैं। लेकिन जो जिंक होता है, कैडमियम होता है और Hg होता है, इन सबके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं निम्न होते हैं। अब निम्न होने का रीज़न क्या है, निम्न होने का रीज़न ये है कि इनके डी कोष जो होते हैं पूरा पूरा भरे हुए रहते हैं। समझ में आ रहा है। जिन तत्वों के अभी अब पढ़े हैं कि जिन तत्वों के डीप कोष अपूर्ण रहते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। और डीप कोष अपूर्ण होने के कारण ही इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, मरकरी, इन तीनों के डीप कोष पूर्ण होते हैं और पूर्ण होने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है निम्न होता है। साथ ही साथ इनको संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो अगर पूछे आपसे कि निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है तो जिंक, कैडमियम और Hg में से कोई एक ऑप्शन आपका रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जिंक, कैडमियम और Hg ये इनके जो आयन होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय होने का मतलब क्या होता है कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर युग्मित रहेंगे
युग्मित मतलब जोड़े में रहेंगे तो उनको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय व्यवहार, वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएंगे। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन जो है अगर सिंगली भरे हुए हैं, यानी कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अनुचुंबकीय। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन तत्वों के सभी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं और भरे होने के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, है ना। तो इनके आयन भी क्या होते हैं, आयन भी प्रतिचुंबकीय होते हैं। और आयनों के प्रतिचुंबकीय होने का रीजन क्या होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित दशा में पाए जाते हैं, युग्मित स्थिति में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं। और पेपर में पूछता है कि संकर तत्वों की विशेषताएं पूछ लेता है कि क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं विशेषताएं क्या है इनकी संकर तत्वों की। तो पहली विशेषता यहाँ पर लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जितने भी डी ब्लॉक तत्व होते हैं, संकर तत्व होते हैं, इनके अंतिम कोष यानी अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 डी पर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं और ns 1 से लेकर के 2 बढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे एफ ही यहाँ पर था। देखिए जो हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टान होता है, जिनान होता है और डान होता है, ये सभी जो होते हैं अक्रिय गैस है। क्रमांक 2 होता है, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका होता है 86। ठीक, तो जितने भी तत्व होते हैं ये सभी क्या है, अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैस हैं। और सभी एलिमेंट चाहते हैं कि हम इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके अस्थायी हो जाएं, हम भी अक्रिय हो जाएं। ठीक है, और इस तरह से वो क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करते हैं, अपने अंतिम कोष में 8 पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। तो हम कैसे इसको अंतिम में, हमने क्या बताया आपको कि जो भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है n-1 डी पर 1 से 3 10 और यहाँ पर ns 1-2। यहाँ पर n का मतलब क्या है, अगर 3D श्रेणी का एलिमेंट है तो n का मान कितना रहेगा, 3 रहेगा। और यानी कि d के सामने क्या रहेगा, 3 रहेगा। और 4D श्रेणी का सदस्य रहेगा तो n-1 का मान कितना रहेगा, 4, यानी कि d के पहले क्या लगेगा, 4 लगेगा। अगर 5D श्रेणी का सदस्य है तो इसके पहले क्या लगेगा, d के पहले 5 लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिखा लेते हैं आपको। जैसे Fe26 है तो Fe26 जो है ये 3D श्रेणी का सदस्य है, क्योंकि हम बताए हैं कि अगर 21 से 30 के बीच में आएगा तो क्या रहेगा, वो डी ब्लॉक 3D श्रेणी का रहेगा। तो यहाँ पर 26 है, 26 से 21 30 के बीच में आता है तो ये किसका हो गया, 3D श्रेणी का हो गया। 3D मतलब क्या है कि डी के पहले क्या रहेगा, 3 रहेगा, यानी कि n-1 का मान 3 है तो n का मान कितना रहेगा, 4 रहेगा। और इस पर डी पे कितना भरना होता है, 1 से लेकर 10 तक ले, और इस पर 1 या 2। अब चलिए भरते हैं। तो 26 है, 26 किसके आसपास आता है देखिए, तो यहाँ पर आता है ये 18 के आसपास, यानी आर्गन के आसपास। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्गन, और आर्गन हम लिख दिए, मतलब कितना भर दिए, 18 भर लिए। और हम बताए हैं कि 3D का है तो 3D पर भरना है और 4S पर भरना है। तो इसमें हम 2 भर सकते हैं अधिकतम, तो हम 18 यहाँ पर भर लिए। आर्गन लिखना मतलब क्या होगा, 18 हो गया, 18 2 20, बचा कितना, 26, यानी कि 6 बचा। तो डी पर कितना रहेगा, ब। तो डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पूछता है पेपर में कि जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं, डी ब्लॉक तत्व वो रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, अर्थात ये भी पूछ देता है कि उनके यौगिक जो होते हैं रंगीन क्यों होते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि संक्रमण धातु आयनों में दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके, मन जो दृश्य प्रकाश मतलब जो हमारा प्रकाश का रंग होता है 7 रंग वाला, वही है दृश्य प्रकाश। तो संक्रमण धातु आयनों में दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके होने वाले डी संक्रमणों के कारण ये रंगीन दिखाई देते हैं। तो पेपर में प्रश्न आता है कि पहले तो विशेषताओं पढ़ रहे हैं, तो विशेषता में तो हम 3-4 विशेषता पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हर विशेषता से सिंगल प्रश्न भी आते हैं, तो हम सब पे डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है। अब इसमें आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, और अवशोषण कर करके उत्तेजित हो जाते हैं। और तथा जो परावर्तित प्रकाश होता है, यानी कि जिसको वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं, अर्थात अनअवशोषित जो प्रकाश होता है, जब वो हमारी आंखों पर पड़ता है तो ये हमें रंगीन दिखाई पड़ते हैं। जिस रंग का प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है उसी रंग के वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा विशेषता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था। तो पेपर में प्रश्न ये भी पूछता है कि जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता अर्थात या फिर परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो अब क्या बताएंगे, रिक्त डी कक्षकों के कारण
डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं, चाहे संक्रमण तत्व जो होते हैं, वह परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती आक्षरण अवस्था दर्शाते हैं। जो पूछेगा उसके हिसाब से आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है उत्प्रेरक गुण। प्रश्न ऐसे कोई पूछता है कि डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में व्यवहार क्यों करते हैं, चाहे उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्यों होते हैं, तो सीधा इसका उत्तर यहाँ पर देखिए है परिवर्ती संयोजकता तथा रिक्त डी कक्षक के कारण अधिकतम डी ब्लॉक तत्व एवं इनके जो यौगिक होते हैं उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, रीजन क्या हो गया इसका, अगर पूछे कि डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्यों किए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवर्ती संयोजकता तथा रिक्त डी कक्षक के कारण अधिकतम डी इलेक्ट्रॉन तत्व और डी ब्लॉक तत्व एवं इनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है जैसे एग्जाम्पल ले लिए Fe है, प्लेटिनम है, Pb है, लेड है, निकिल है, वेनेडियम पेंटाक्साइड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है। इस तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। एडम उत्प्रेरक हो गया, फिर जिगलर नट्टा उत्प्रेरक हो गया, TiCl4+ C2H5 थ्रायस Al है ना, ये आपका है। इसका उपयोग करते हैं पॉलीथीन के निर्माण में। जो जिगलर नट्टा उत्प्रेरक होता है इसका उपयोग करते हैं पॉलीथीन के निर्माण में। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे। पांचवा गुण पढ़ते हैं, देखते हैं। पांचवा गुण जो है ये है चुंबकीय गुण। पेपर में ऐसे आता है कि चुंबकीय क्यों होते हैं, सीधे सीधा कोई भी अगर प्रश्न पूछे आपसे कि ये यहाँ पर कि ये अनुचुंबकीय व्यवहार क्यों दर्शाते हैं, तो अनुचुंबकीय कोई भी एलिमेंट जो होगा तभी दिखाएगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, अयुग्मित रहेंगे। ठीक है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो अनुचुंबकीय दर्शाएगा, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। अगर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है मतलब सिंगल हैं तो दर्शाएगा लौह चुंबकीय व्यवहार। ठीक है, तो पेपर में इसी प्रश्न आता है कि डी ब्लॉक तत्व, अधिकतम डी ब्लॉक तत्व अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, तो आप जानिए कि अनुचुंबकीय अ से अनुचुंबकीय और अ से अयुग्मित, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जितने भी डी ब्लॉक तत्व होते हैं, अधिकतम कह सकते हैं, वो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। और किसी को कह दे आपसे कि ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार क्यों दर्शाता है, तो प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है कि प्रतिचुंबकीय वही दर्शाएगा जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो सीधा उत्तर हो जाएगा आपका। तो इसमें रीजनल प्रश्न आते हैं, आपको उत्तर पहले ही दिया रहेगा कि अनुचुंबकीय व्यवहार क्यों दर्शाता है, तो अनुचुंबकीय पहले ही कह दिया, अब क्यों दर्शाता है बस पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है कि अनुचुंबकीय कोई है तभी रहेगा जब उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे। तो सीधा उत्तर जाएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अधिकतम डी ब्लॉक तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक, और जिसमें कह दे आपसे कि ये प्रतिचुंबकीय क्यों होता है, तो सीधे कह देंगे आप कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो ये डी ब्लॉक से इतने प्रश्न आपके बनते हैं। विशेषताओं से भी, विशेषताओं को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। विशेषताओं के साथ साथ ये जिस विशेषताओं से सिंगल प्रश्न बनते हैं, हमने 5 विशेषता पढ़ा है, पाँचों इंपॉर्टेंट हैं आपके दृष्टि से पेपर की, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एफ ब्लॉक तत्व के बारे में। एफ ब्लॉक तत्व के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक, जो एफ ब्लॉक तत्व होता है इसको देखा जाए यहाँ पर, तो एफ ब्लॉक तत्वों को हम बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है इनको। ठीक है, वही परिभाषा आपको बता ही दिए हैं कि जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करेंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक तत्व बोलेंगे, या फिर अंतः संक्रमण तत्व बोलेंगे। इसी को कभी कभी कहता है आंतरिक संक्रमण तत्व, बात वही है। अब पेपर में आता है कि इनको अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनके एफ, डी तथा एस तीनों उपकोष अपूर्ण होते हैं, और तीनों उपकोष के अपूर्ण होने के कारण ही इनको क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अब जो एफ ब्लॉक तत्व होते हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है 4F श्रेणी जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड, या इसी को हम बोलते हैं प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी। ठीक उसी प्रकार दूसरा होता है 5F श्रेणी, हम आगे पढ़ेंगे। 5F श्रेणी होता है और इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड, या उसी को बोलते हैं द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि जो लेंथेनाइड होते हैं उनमें से प्रश्न कौन कौन से आते हैं, कैसे आते हैं और कैसे आ सकते हैं। तो 4F श्रेणी यानी कि लेंथेनाइड यानी प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी। तो इसमें देखा जाए तो लेंथेनम 57 के बाद सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक कुल 14 तत्व आते हैं। पेपर में कभी कभी आता है कि 4F श्रेणी को चाहे लेंथेनाइड क्या होते हैं, पेपर पूछता है कि लेंथेनाइड क्या होते हैं,
है ना। या पूछता है कि प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्वों को लेंथेनाइड क्यों कहा जाता है, तो सीधा उत्तर जाएगा देखिए यहाँ से कि लेंथेनम से इनके गुण मिलने के कारण इनको क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं या फिर लेंथेनान कहते हैं। ठीक, ये प्रश्न आपका उत्तर हो जाएगा इसका। और लेंथेनाइडों में खास बात होती है कि केवल एक ही ऐसा तत्व है प्रोमेथियम 61 जो रेडियोधर्मी है, बाकी से सभी तो जो है सामान्य है। तो 4F श्रेणी में यानी कि लेंथेनाइडों में केवल प्रोमेथियम 61 ही ऐसा एलिमेंट है जो रेडियोधर्मी है। और साथ ही साथ लेंथेनम को वर्ग तीसरे में रखा गया है और शेष तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं लेंथेनाइडों के सामान्य गुण। सामान्य गुण से ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट ये भी है। तो सामान्य गुण में पहला हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा बाह्यतम कोश का ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप लोग कि जो लेंथेनाइड होते हैं इनके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 4F 1 से लेकर 14 तक भरेंगे, 5D में 0 या फिर 1 भरेंगे, 6S में कितना भरेंगे हम लोग, 2 भरेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो और पूछे F ब्लॉक तत्वों के अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आप सीधे लिखेंगे कि F ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F पर 1 से लेकर के 14 तक होते हैं, n-1 D पर 0 या फिर 1 भर सकते हैं और n-S पर 2 भर सकते हैं। ये पूरा F ब्लॉक का हो जाएगा। लेकिन लेंथेनाइड का कौन सा होगा, लेंथेनाइड का तो 4F पर हम भरेंगे 1 से लेकर 14 तक ले, 5D पर 0 या फिर 1, 6D पर कितना भरेंगे, 2 भरेंगे। अब इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि सीरियम 58 यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ लिखे हैं कि सीरियम हो गया, गोडोलिनियम हो गया और ल्यूटीशियम हो गया। इन तीनों में जब भी भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो डीप कोश में कितना भरना है, हम लोगों को 0 भरना है। बाकी शेष जितने हैं सब में कितना भरना है, 1 भरना है। तो आइए भर कर दिखाते हैं। अभी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मिला, इसमें मैच कराना होता है, देखना होता है कि कौन से अक्रिय गैस के ये समीप आता है। तो इसमें कितना है, 58 है। 58 किसके आसपास पड़ेगा, देखिए 54 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जिनान है, इसमें देखिए दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, फिर भी देखते प्रयास करते हैं। तो जिनान लिख दिया, मतलब कितना लिख दिया हम, 54। अब अंतिम में क्या करना हम लोगों को है, अंतिम में 4F रखना है, फिर 5D रखना है और 6S रखना है। हाई तीनों अपवाद होते हैं। इसी देखिए सीरियम क्या है, इसी में का है, तो D पर कितना भरना हमको है, 0 भरना है, ये फिक्स कर लीजिए। तो अभी हमने जिनान लिखने का मतलब क्या, 54 भर लिया, 58 हमारे पास है, कितना बचा, 4 ठो बचा, तो 2 इसमें भरना अनिवार्य है। ठीक, तो 54 2 56, 56 और कितना बचा, 2 बचा ना, तो यहाँ पर कितना भरेंगे हम लोग, 2 भरेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 59 है ये अपवाद वाला नहीं है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये भी क्या है, जिनान भर दिया मतलब 54 को भर दिए। अब क्या करना है, 4F 5D 6S, तो जो अपवाद नहीं रहेगा उसमें कितना भरना है, D पर 1 भरना है। तो D पर 1 भर लिए, इसमें 2 भर लिए, तो 54 55 56 57, कितना बचा, 2, तो 57 और 2 59। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं अगर पूछता है तब। ठीक है, ये पहला विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता जो होती है इसकी, लेंथेनाइड संकुचन या अंकुचन पर टिप्पणी आता है पेपर में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन जाता है पेपर की दृष्टि से। तो इसमें देखते हैं कि प्रश्न जो पूछेगा उसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो लेंथेनाइड संकुचन या अंकुचन, इसकी बात करें हम लोग, तो इसमें होता क्या है कि लेंथेनम से ल्यूटीशियम 71 तक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु एवं आणविक त्रिज्याओं में क्या होती है, कमी आती है। और कमी को हम क्या बोलते हैं, माने कि सिकुड़ना, संकुचित होना का मतलब क्या था, सिकुड़ना होता है, तो यहाँ पर वही होता है। तो लेंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु एवं आणविक त्रिज्याओं में कमी आती है, इसी को हम कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। इसका रीजन क्या होता है, परीक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव में कमी। अगर परीक्षण प्रभाव में कमी आती है, ठीक है, और कमी आएगी, या फिर प्रभावी नाभिकीय व्यास में क्या होता है, वृद्धि आती है। तो 2 रीजन आपके पास हैं। अगर पूछता है कि लेंथेनाइड संकुचन का क्या कारण है, तो आप बताएंगे परीक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव घटता है। जैसे जैसे क्रमांक बढ़ते जाते हैं वैसे ही उनका आवरण प्रभाव क्या होता है, कम होता जाता है, और कम होने के कारण उनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं।
ठीक, या आकार उनका छोटा हो जाता है, या मे भी रीजन अप्लाई कर सकते हैं। अगर पूछे आपसे कि लेंथेनाइड संकुचन का क्या कारण है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके प्रभावी नाभिकीय व्यास में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण उनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं, कम हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेपर में प्रश्न आता है, आक्सीकरण अवस्था से किनकी आक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो यहाँ पर जो जितने भी लेंथेनाइड होते हैं उनकी अस्थाई आक्सीकरण अवस्था जो होती है +3 होती है, यानी मुख्य जो आक्सीकरण अवस्था होती है +3 होती है। लेकिन कुछ तत्व जैसे सीरियम हो गया, प्रोमेथियम हो गया, टर्बियम हो गया, समरेथियम हो गया, इस तरह से 1 2 3 4 ये सभी जो तत्व होते हैं आप कैसी कह सकते हैं कि अस्थाई अगर पूछे आपसे कितनी होती है आक्सीकरण अवस्था, तो +3 होती है। लेकिन अगर पूछे कि असंगत आक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि लेंथेनाइडों की मुख्य आक्सीकरण अवस्था +3 होती है, परंतु कुछ तत्व +4 और +2 आक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। इन्हें असंगत आक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं। चुंबकीय गुण की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लेंथेनम और ल्यूटेशियम जो आयन होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं, बाकी से सभी आयन जो होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें से अगर प्रश्न बनेगा तो आप छोड़ेंगे नहीं। एक बार वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं ताकि आपका सही तरीके से रिवीजन हो जाए। और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक्टिनाइडों पर। एक्टिनाइड या एक्टिनान या 5F श्रेणी या फिर द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी। इसमें क्या होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 5F कोश में प्रवेश कर जाते हैं। ये कोई खास बात नहीं, छोड़ दिए इसको। इसमें एक्टिनियम 89 के बाद थोरियम 90 से लेकर के लेरेंसियम 103 तक 14 तत्व आते हैं। ये भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहाँ ये वाली खास बात है कि एक्टिनियम से समानता रखने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड कहते हैं या एक्टिनान कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट और पूछता है पेपर में कि ट्रांस यूरेनिक तत्व किसे कहते हैं, या परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, या यूरेनियम उत्तर तत्व किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपसे कि थोरियम। आप सीधे कह सकते हैं कि यूरेनियम के बाद, है ना, यूरेनियम के बाद या यूरेनियम के अलावा या यूरेनियम से अधिक भी कह सकते हैं। सीधे सबसे बढ़िया पड़ेगा कि यूरेनियम के बाद सभी जो तत्व होते हैं वो संश्लेषित हैं या फिर मानव निर्मित हैं, और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं, या परायूरेनियम तत्व कहते हैं, या फिर यूरेनियम उत्तर तत्व कहते हैं। जो प्रश्न आपसे पूछेगा जिस रूप में, उस रूप में आपको आंसर देना है। तीनों आपको नहीं लिखना है, जिस नाम से प्रश्न पूछे उसको। और ख़ास बात क्या होती है कि इनके सभी जो तत्व होते हैं वो सभी रेडियोधर्मी होते हैं, और डी ब्लॉक F ब्लॉक सभी क्या है, धातु में है, याद रखिएगा। इनका अर्ध आयु जो होता है बहुत कम होता है, और कम होने के कारण इनका अध्ययन अत्यधिक कठिन हो जाता है। अब आइए एक्टिनाइडों के सामान्य गुणधर्म भी पढ़ लेते हैं। तो पहला गुणधर्म वही चुंबकीय गुण वाला है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण चुंबकीय होते हैं। आयन ऊर्जा की बात करें अत्यधिक कम होती है ना, और जिसकी आयन ऊर्जा कम होती है वो प्रबल धनवृत्ति होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। इनके रंग की बात करें यहाँ पर, तो रंगीन आयन बनाते हैं, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। जैसे यूरेनियम है 3+ आयन है, लाल रंग का होता है। नेपच्यूनियम है 3+ आयन, और प्लूटोनियम 3+ आयन, ये नीले रंग के होते हैं। एमरेसियम है 3+ आयन, गुलाबी। तो इतना डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, हाँ यूज पूछ देता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है, मैंने परमाणु भट्ठी में इसका उपयोग होता है, परमाणु हथियार बनाने में इसका उपयोग होता है, और सिरेमिक बनाने में इसका उपयोग होता है। पेपर में ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या समानता होती है। इसको आप लोग ध्यान थोड़ा पढ़िएगा। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों में समानता की अगर हम बात करें तो बताएंगे आप लोग कि दोनों जो होते हैं, यानी कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों रेखीय स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं, पहला गुण हो गया। दूसरी विशेषताएं समान कौन सी होती हैं कि दोनों 4F एवं 5F आयन विनिमय व्यवहार दर्शाते हैं, माने आयनों को एक्सचेंजिंग दर्शाते हैं। तीसरा हो जाएगा कि इनकी जो चाहे लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, दोनों की मुख्य आक्सीकरण अवस्थाएं जो होती हैं +3 होती हैं, और दोनों ही आकार में संकुचन दर्शाते हैं। मतलब कि जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दोनों के आकार में क्या होगी, कमी आएगी। चाहे लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, दोनों को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन या फिर एक्टिनाइड संकुचन। लेकिन यहाँ पर अंतर भी पेपर में आता है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर कई बार पूछा गया है, भिन्नता कई बार पूछा गया है। तो अगर अंतर की हम बात करें यहाँ पर, तो जो लेंथेनम होता है, लेंथेनम की अधिकतम जो आक्सीकरण अवस्था होती है +4 होती है। आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि लेंथेनम अधिकतम +4 आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जबकि
एक्टिनाइड है, सॉरी गलती हो रहा है यहाँ पर, लेंथेनाइड जो होते हैं वो आप सही से लिखेंगे ना, जितने वर्डों को हम बोल रहे हैं, जिस रूप में हम बोल रहे हैं, आप वर्डों को उस रूप में लिखेंगे। हमने यहाँ पर कुछ शार्ट करके लिखा है ताकि कम समय में आपको सही तरीके से हम बता पाएँ, आप फिर कम जगह में हटा पाएँ। तो आप लोग जो हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उस हिसाब से आप लिखेंगे, वर्डों का पूरा उपयोग करेंगे फुल रूप में। तो लेंथेनाइड अधिकतम +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जबकि एक्टिनाइड +6 माने अधिकतम +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मतलब कि लेंथेनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है +4 होती है, जबकि एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है +6 होती है। लेंथेनाइड जो होते हैं आसानी से संकुल नहीं बनाते हैं, माने आसानी से यौगिक नहीं बनाते हैं, जबकि जो एक्टिनाइड होते हैं आसानी से संकुल बना लेते हैं। तीसरा इनमें अंतर है, 4f इलेक्ट्रॉनों का परीक्षण प्रभाव जो होता है 5f की तुलना में अधिक होता है। इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि जो 5f मतलब क्या है, एक्टिनाइड, 4f मतलब क्या होता है, लेंथेनाइड। तो एक्टिनाइड जो होते हैं वो ज़्यादा संकुचन दर्शाते हैं। मतलब कि अगर दोनों में पूछे कि आकार में संकुचन सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो एक्टिनाइड में होता है, लेंथेनाइड में कम होता है। ठीक है, अब आगे और भी देख लेते हैं। ये था पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था एफ क्या है। इस पर हम लोगों ने पूरा डी ब्लॉक और पूरा एफ ब्लॉक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।